हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, मेहनत से हर लक्ष्य संभव है। और आज का जो विषय है भारत का संविधान, ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे भारत का जीवन संविधान प्रमुख संशोधनों की कहानी। हमारा संविधान एक जीवंत डॉक्यूमेंट है, मतलब जो समय के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है। और ये बदलाव संशोधन यानी अमेंडमेंट्स के जरिए होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड, संशोधन क्यों और कैसे। आखिर ये संशोधन होता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, इसका जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, वो संविधान के भाग 20 यानी पार्ट XX में मिलता है। और ये प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से ली है। सारी शक्ति, सारा प्रोसेस अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 के तहत होता है। अभी तक कुल 106 संशोधन अधिनियम हो चुके हैं। सिंपल शब्दों में, एक विधेयक यानी बिल पार्लियामेंट में पेश होता है, वहां से पास होने के बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, और उनकी मंजूरी मिलते ही वो बन जाता है एक अधिनियम यानी एक्ट। तो वो इसका मतलब ये है कि संविधान को बदलने की शक्ति पार्लियामेंट के पास है और इसकी पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है। बिल्कुल सही, पूरी शक्ति पार्लियामेंट को दी गई है, लेकिन आर्टिकल 368 के दायरे में रहकर। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, अध्याय 1, राष्ट्र का निर्माण। जब देश आजाद हुआ, शुरुआती सालों में कुछ बहुत जरूरी संशोधन हुए। सबसे पहला फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, ये लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार से जुड़ा था। जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए, और इसके लिए संविधान में 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल जोड़ी गई। फिर आता है 7वां संशोधन, 7th अमेंडमेंट 1956 में। यह स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से संबंधित था। आसान भाषा में, भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं तय की गई। और फिर 36th अमेंडमेंट 1975, इसके जरिए सिक्किम को एक पूर्ण राज्य, एक फुल स्टेट का दर्जा मिला। अब इन तीनों को याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है, सोचिए। पहला काम जमीन, फर्स्ट अमेंडमेंट, फिर बनाया घर, 7th अमेंडमेंट से राज्य बने, और जोड़ा एक नया कमरा, 36th अमेंडमेंट से सिक्किम जुड़ा। सर, ये ट्रिक तो बहुत अच्छी है। मतलब पहले जमीन के नियम बनाए, फिर राज्यों का घर बनाया, और फिर सिक्किम के रूप में एक नया कमरा जोड़ लिया। हाँ बिल्कुल, इससे चीजें आसानी से याद रहती हैं। ऐसी एक और है 10th अमेंडमेंट 1961। इसके जरिए दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। इसकी भी एक ट्रिक है। हवेली में कौन होते हैं? 10, और 10 से याद रखिए 10th अमेंडमेंट। अच्छा, हवेली से 10 और 10 से 10th। ये तो काफी सिंपल है। सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, वैचारिक मंथन और संतुलन। यहां हम बात करेंगे 42nd अमेंडमेंट 1976 की। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सर, इसे लघु संविधान क्यों कहते हैं? इसीलिए क्योंकि इस एक संशोधन से इतने बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए कि वो खुद में ही एक छोटा संविधान लगता था। जैसे कि संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्षता, सेक्युलर, और अखंडता, इंटीग्रिटी। इतना ही नहीं, समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें 5 विषय स्टेट लिस्ट से डाल दिए गए। कौन से 5 विषय? शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापतौल और न्याय प्रशासन। और एक सबसे बड़ा बदलाव, एक नया भाग जोड़ा गया, पार्ट 4A, और इसमें आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। ओह, तो अभी सर 42nd अमेंडमेंट में इतने सारे बदलाव एक साथ किए गए, इसलिए इसे लघु संविधान कहते हैं ना? एकदम सही समझा। इसने संविधान के पावर बैलेंस को काफी हद तक बदल दिया था, और इसी बैलेंस को वापस लाने के लिए हुआ 44th अमेंडमेंट 1978, संतुलन की वापसी। आप इसको ऐसे समझिए जैसे एक तराजू जो 42nd अमेंडमेंट में एक तरफ झुक गया था। 44th अमेंडमेंट ने उसे वापस बीच में लाने का काम किया। इसका सबसे बड़ा सुधार था संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर। उसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब वो आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी या विधिक अधिकार यानी लीगल राइट है। इसकी ट्रिक है, 42वें में बहुत कुछ जोड़ा, 44वें ने संतुलन मोड़ा। वाह, ये ट्रिक्स तो सच में काफी हेल्पफुल है सर। हाँ, इनसे चीजों को लिंक करना आसान हो जाता है। अब चौथे अध्याय पर आते हैं, लोकतंत्र की जड़ें। कुछ ऐसे संशोधन जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को और मजबूत किया।
सबसे पहले 52वां संशोधन 1985, ये दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा था। आए दिन नेता पार्टी बदल लेते थे, उसे रोकने के लिए ये कानून लाया गया और इसके लिए 10th शेड्यूल जोड़ी गई। उसके बाद एक क्रांतिकारी संशोधन 61st अमेंडमेंट 1989, इसके द्वारा मतदान की आयु वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। सर मतलब 61st अमेंडमेंट ने देश के युवाओं को राजनीति में भाग लेने का एक बहुत बड़ा मौका दिया। बहुत बड़ा मौका। रातों रात करोड़ों युवा वोटर बन गए। इसने लोकतंत्र का बेस बहुत एक्सपैंड कर दिया और इसी शक्ति को, इसी पावर को जड़ों तक, ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाया गया। जैसे एक पिरामिड होता है, ऊपर केंद्र और राज्य और नीचे आम जनता। इस पावर को नीचे तक लाना था। ये हुआ 73rd अमेंडमेंट 1992 से। इसने पंचायती राज यानी गांव के शासन को संवैधानिक दर्जा दिया। पार्ट 9, शेड्यूल 11 और 29 विषय जोड़े गए। ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और ठीक इसके साथ ही आया 74th अमेंडमेंट 1992। इसने शहरी शासन यानी नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया। पार्ट 9A और शेड्यूल 12 जोड़े गए। इसकी ट्रिक भी सिंपल है, 73 गांव के लिए, 74 शहर के लिए, दोनों मिलकर देश चलाएंगे। सही है, 73rd गांव के लिए और 74th शहर के लिए। बिल्कुल। अब अगले अध्याय पर चलते हैं। अध्याय 3, सामाजिक न्याय और पहचान। इसमें हम बात करेंगे 86वें संशोधन 2002 की। इसके जरिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, को आर्टिकल 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया और साथ ही 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई, जो माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहती है। से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना तो एक बहुत बड़ा कदम था, है ना? बहुत बड़ा। इसने देश में शिक्षा की तस्वीर बदल दी। इसके बाद आता है 89th अमेंडमेंट 2003। इसके तहत आर्टिकल 330A बनाया गया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग का गठन किया गया। सामाजिक न्याय के साथ साथ भाषा और पहचान का भी विस्तार हुआ। हमारी 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में शुरू में 14 भाषाएं थीं, आजकल 22 हैं। ये कैसे हुआ? संशोधन से। 21st अमेंडमेंट 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 71st अमेंडमेंट 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गईं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसकी ट्रिक है नमक, ने से नेपाली, मां से मणिपुरी, क से कोंकणी। नमक, हाँ ये आसान है। उसके बाद 92nd अमेंडमेंट 2003, इससे 4 भाषाएं जोड़ी गईं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसकी ट्रिक है स्कूल वाला फॉर्मूला बॉडमास, BO से बोडो, D से डोगरी, MA से मैथिली, S से संथाली। बॉडमास से ये ट्रिक्स तो सच में बहुत काम की हैं। चलिए अब हमारे आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, शासन, प्रतिनिधित्व और नए आयाम। 91वां संशोधन 2003, इसने मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आकार को सीमित कर दिया। सेंटर और स्टेट्स में सदन की कुल संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। सर 91st अमेंडमेंट का उद्देश्य क्या था? क्या ये मंत्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए था? बिल्कुल, ताकि बड़ी बड़ी कैबिनेट ना बनाई जा सके और सरकारी खर्चे पर लगाम लगे। इसके बाद है 104वां संशोधन 2020। इससे SC/ST के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया और एक बड़ा बदलाव हुआ, एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन यानी नॉमिनेशन को समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं आरक्षण के नए आयाम पर। कुछ हाल के संशोधन। 102वां संशोधन 2018, इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया, आर्टिकल 338B के तहत। फिर 130वां संशोधन 2019, इसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। और 105वां संशोधन 2021, इसने OBC लिस्ट में जातियों को शामिल करने की राज्यों की शक्ति को बहाल किया। संविधान, जैसा मैंने कहा, एक सतत यात्रा है, एक कंटिन्यूअस जर्नी। जैसे 101वां संशोधन 2016 से GST लागू हुआ। एक 99th अमेंडमेंट भी था 2014 में NJAC के लिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। और अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे विषयों पर चर्चा चल रही है। और सबसे हालिया, सबसे रीसेंट संशोधन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106th अमेंडमेंट 2023। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 13 सीटों का आरक्षण किया गया है। हाँ,
ये अभी लागू नहीं हुआ है, ये जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। तो चलिए अब आज की क्लास के मुख्य बिंदुओं को एक नजर में देख लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 लघु संविधान, प्रियम्बल में संशोधन और मौलिक कर्तव्य। 44th अमेंडमेंट 1978 संतुलन, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना। 61st अमेंडमेंट 1989 युवा शक्ति, मतदान की आयु 21 से 18 हुई। 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज और नगरीय निकाय। 86th अमेंडमेंट 2002 शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A एक मौलिक अधिकार। और 106th अमेंडमेंट 2023 नारी शक्ति, लोकसभा और विधानसभा में 1/3 महिला आरक्षण। तो आज हमने इस यात्रा के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ावों को देखा। मेरी सलाह है कि आप इन्हें बार बार दोहराएं ताकि ये परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। संविधान को समझना एक सफर है और आज हमने उस सफर में एक इंपॉर्टेंट कदम आगे बढ़ाया है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।